जी, तो ये नया टॉपिक शुरू करते हैं। पेज नंबर 11 पे 1.7 है पे टॉपिक का नंबर, केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 2025 और क्लास 9, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 11 एंड टॉपिक नंबर 1.7, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? पहले तो सैचुरेट का मतलब समझें। सोल्यूशन तो आपने पिछले टॉपिक में समझ लिया होगा सोल्यूशन क्या है। सैचुरेट का लफ्ज़ का मतलब अगर आपको आ गया तो फिर आपको टॉपिक भी याद रहेगा। देखें, हम जैसे बाज़ औक़ात खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते एक टाइम आता है कि हमारा बिल्कुल पेट भर जाता है, हम कहते हैं अब और नहीं खा सकते। तो अगर हमें कोई इंसिस्ट करें कि नहीं और खाएं, तो हम उसके कहने पे थोड़ा सा और तो खा लेंगे, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि फिर हमारी बिल्कुल बस हो जाएगी, हम कहेंगे कि अब तो हमारी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो जब वो टाइम, जब हम आगे हमें जो कोई जितना मर्ज़ी हमारे सामने अच्छा खाना रख दे, लेकिन हम कहेंगे जी अब हमारे तो गुंजाइश ही नहीं, हम खा ही नहीं सकते, तो याद रखें इसको सैचुरेट कहते हैं। सादा अल्फाज में समझने के लिए मतलब हमारे ज़हन में होना चाहिए कि सैचुरेट का मतलब ये है कि कोई चीज़ भर गई है, अब उसके अंदर जैसे कोई टैंक है वो पानी से फुल भर गया, अब उसमें जितना पानी डालेंगे वो बाहर ही गिरेगा, उसके अंदर नहीं जा सकता। तो सैचुरेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ भर जाए। तो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी उसमें गुंजाइश है। तो सॉल्यूशन याद रखिए कि उनको हम वैसे तो 3 तरह पे एग्ज़ाम में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने 2 किस्मों में दिया हुआ है, एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा सादा लफ्ज़ों में जिसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट जमा करने, हल करने की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाए। जब उसमें डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, उसमें हल नहीं होगा, उसे हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड। और इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसके साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमें जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर भी साथ बताते हैं कि इस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जब हम रीड करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा समझ आएगी। और अगर उसी टेम्परेचर पे उसके अंदर अभी हल हो रहा है सॉल्यूट, तो हम कहेंगे अभी सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर अभी सॉल्यूट को हल करने की गुंजाइश मौजूद है। इसकी मिसाल आप लें, गर्मियों में, आजकल गर्मियाँ हैं तो हम घरों में शरबत बनाते हैं। मसलन हम लीमू का शरबत बनाते हैं, हम रूह अफ़ज़ा या कोई जो है वो स्क्वैश बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले पानी के अंदर बर्फ़ नहीं डाल देते, बल्कि हम पहले गर्म पानी लेते हैं, उसके अंदर चीनी को हल करते हैं। जितनी हमने बनाना है, फ़र्ज़ करें हमने 10 गिलास बनाने हैं, तो हम उसके हिसाब से चीनी लेंगे और पानी थोड़ा सा लेके उसके अंदर उसको अच्छी तरह से गर्म पानी लेके उसमें हल कर लेंगे, यानी नॉर्मल पानी लेके। और फिर जब वो अच्छी तरह हल हो जाएगी, फिर हम उसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे, बर्फ़ भी डालेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हम नमक भी हमारा दिल चाहे कि हम डालें, तो अगर हमने बर्फ़ भी डाल ली है तो नमक हम डाल सकते हैं बर्फ़ डालने के बाद, और वो हल भी हो जाता है, लेकिन चीनी नहीं हो सकती। अब अगर मज़ीद आपको 10 के बाद याद आया कि हमने और मेहमान आ गए हैं, 5 और हमने गिलास बनाने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अलहदा से फिर थोड़ा सा पानी लेते हैं गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का, उसके अंदर 5 गिलासों की चीनी हल करते हैं और फिर उसको पहले वाले बर्फ़ वाले पानी में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक़ जो है वो इसकी हल होने के साथ भी है कि बाज़ जो कंपाउंड हैं वो सॉल्यूट में थोड़े टेम्परेचर पे भी हल हो जाते हैं, बाज़ को ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये अगला टॉपिक हमारा आएगा, लेकिन चूँकि इसमें ज़िक्र आ रहा था मैंने साथ ही आपको बता दिया। तो बात हम कर रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। तो एक टेम्परेचर पर अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट अभी हल होने की गुंजाइश मौजूद है तो हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर उसमें अब नहीं हो सकता हल तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर एक ख़ास होना चाहिए, जैसे मैंने ठंडे और गर्म की भी बात की। ठंडे पे चीनी हल नहीं हो सकती, इसका मतलब उस टेम्परेचर पर जो है वो सैचुरेटेड हो गई, लेकिन हो सकता है कि उतनी मिकदार हमने चीनी की डाल ली है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, उसे गर्म कर दें सॉल्यूशन को, तो उसके अंदर चीनी की मिकदार हल होने की सलाहियत बढ़ जाएगी, तो वो फिर अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका टेम्परेचर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है।
तो मेरा ख्याल है आपको ये इतनी समझ आ गई होगी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में जो शीशे का बर्तन होता है जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर 100 ग्राम वाटर ले लें और उसके अंदर 5 ग्राम टेबल शुगर हल कर लें, तो वो उसमें हल हो जाएगी किसी ग्लास रॉड से। एंड स्टिर इट, उसको हिलाएं तो वो हल हो जाएगी। द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर। तो उसके अंदर फिर मज़ीद 5, जब वो हल हो जाए 5 ग्राम और डाल दें, फिर हिलाएं तो आप देखेंगे वो फिर हल हो गई। तो यानी अभी सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है। दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, यानी अभी इसमें गुंजाइश है और भी हल हो सकता है। ए सोल्यूशन, अब डेफिनेशन आ गई, निशान लगा लें। ए सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ ए सल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखें इसमें टेम्परेचर का लाजमी जिक्र आपने करना है। डेफिनेशन जब आपने याद करनी है तो इसमें टेम्परेचर का बिल्कुल नहीं भूलना। ए सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी अभी उसमें डिज़ोल्व होने की सलाहियत मौजूद है, डिज़ोल्व करने की सलाहियत मौजूद है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कंटिन्यू एडिंग शुगर, आप क्या करेंगे, अगर हम उसको सैचुरेटेड बनाना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, उसमें चीनी डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, वो हल होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि हम उसमें डालेंगे चीनी, लेकिन हम देखेंगे कि हम जितना भी हिलाए जा रहे हैं वो अब हल नहीं हो रही और वो नीचे पेंदे में बैठ रही है। तो क्या होगा, ए स्टेज विल कम एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस, इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें, उसको हिलाते रहें, ए स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, एक ऐसा मरला आएगा जब मज़ीद चीनी उसमें हल नहीं हो सकेगी। विल सेट एनी ए स्टेज विल कम, A stage comes when no more sugar will dissolve in water at this temperature, इस ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद अब चीनी उसमें हल नहीं हो सकती। Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of the beaker, जब आप मज़ीद चीनी उसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे पेंदे में बैठ जाएगी। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब अब वो कहता है कि अब मेरे अंदर बस होगी, मैं अब मज़ीद नहीं इसको बर्दाश्त कर सकता इसका बोझ। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस पता नहीं क्या लिखा है। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। ये ऑफ द प्रोसेस जो है गलबन ये कोई टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। बहरहाल सोल्यूशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब आप देखिए कि इस डेफिनेशन और पहली डेफिनेशन में भी दो चीज़ें जो हैं फ़िक्स कर दी हैं। एक तो टेम्परेचर फ़िक्स कर दिया है, दूसरा सॉल्वेंट की मिकदार भी फ़िक्स है। शुरू में आपको याद होगा, आपने पढ़ा कितना पानी लेना था, 100 ग्राम। तो अगर आप पानी की मिकदार बढ़ाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसमें सल्यूट भी उसके हिसाब से और डालना पड़ेगा, तब वो जाके सैचुरेटेड बनेगा ना। तो इसमें टेम्परेचर भी फ़िक्स हो गया और सॉल्वेंट की मिकदार भी फ़िक्स हो गई। अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखें डेफिनेशन में कुछ की वर्ड्स होते हैं, अगर आप वो की वर्ड्स ज़हन में रख लें तो फिर आपको याद करने में कुछ मुश्किल नहीं होती। इसके अंदर सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो क्या चीज़ें दो बता रहा है, एक तो पर्टिकुलर टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सल्यूट है, और सॉल्वेंट की भी पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट सल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़। सॉल्युबिलिटी का मतलब हल हो जाना। हर सल्यूट की, हर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी, हल होने की खासियत एक जैसी नहीं है। जैसे मैंने आपको नमक और चीनी का फ़र्क बताया, नमक के अंदर बहुत तेज़ी से हल होने की सलाहियत पाई जाती है, लेकिन
वो हल जो है वो थोड़ा होता है चीनी के मुकाबले में। उसकी वजह वो आगे बताएगा कि नमक के जो हैं वो जो पार्टिकल्स हैं वो आयन्स हैं और छोटे छोटे हैं, और उनके गिर्द जो चीनी के मॉलिक्यूल आएंगे जो उनको उसको हल करने के लिए लेकर जाएंगे या जो उसको उठा के रखेंगे, उनकी मिकदार थोड़ी होगी। लेकिन चीनी का मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसके इर्द गिर्द जो उसको मॉलिक्यूल को संभालने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, उनकी मिकदार ज़्यादा होगी क्योंकि उसके इर्द गिर्द एरिया ज़्यादा है। तो इस वजह से चीनी की जो हल होने की सलाहियत है वो हल तो बेशक वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी, लेकिन मिकदार के लिहाज से अगर हम बात करें तो चीनी जो है वो ज़्यादा है। अब देखें इसकी मिकदार लिखी हुई है उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी के अंदर चीनी कितनी हल होगी जी, 203.9 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड कितना है, 36 ग्राम। एक जगह मैं पढ़ रहा था 70 ग्राम भी लिखा हुआ है। 70 चाहे मान लें चाहे 36 मान लें, 204 ग्राम से तो थोड़ा ही है ना, बहुत थोड़ा है, बहुत फ़र्क है। लेकिन उसके जल्दी हल होने और ठंडे और गर्म में हल होने में नमक तेज़ है, वो जल्दी हो जाता है हल, ठंडे में भी हल हो जाता है। और चीनी जो है उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द सॉल्यूशंस ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड, टेबल शुगर क्या है, चीनी, और सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल साल्ट, आर प्रिपेयर्ड, पानी में हल करें, यानी हम 100 ग्राम पानी लें और उसके अंदर हल करना शुरू करें, और इसकी मिकदार भी साथ साथ तोल के उसमें डालते जाएं कि हमने कितनी डाली है। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, उससे हम एग्जैक्ट भी निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक नहीं है कि वो कैसे करते हैं। बहरहाल आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये मिकदार फाइंड करने का तरीका होता है और वो फाइंड की जा सकती है कि कितनी मिकदार में उसमें हल हुआ। गिव इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, चीनी जो है वो 20 डिग्री पर 100 ग्राम पानी में कितनी हल होगी, 203.9। इन अदर वर्ड्स, द solubility of table sugar in water is far greater than that of sodium chloride at 20 degrees Celsius। काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह भी बताइए। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर दैन साल्ट आयंस। तो चीनी के मॉलिक्यूल, जब आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि चीनी का क्या फार्मूला है, नमक का तो आपने देख लिया NaCl, इसमें 2 ही आयन होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। लेकिन चीनी का जो फार्मूला है उसके अंदर C12 कार्बन के 12 एटम होते हैं, H22 हाइड्रोजन के 22 एटम होते हैं, और O11 ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं। तो टोटल आप देख लें कितने एटम हैं, तकरीबन ये बन जाएंगे C12 O11, ये हो गए तकरीबन 23, और 22 हाइड्रोजन, तो ये तकरीबन 45 के करीब, ठीक है, बन गए एटम्स। तो उसमें सिर्फ 2 आयन है, ये 2 एटम है या 2 आयन है। आयन उसे इसलिए कहते हैं उन पे चार्ज है। तो उधर जो है वो 45 एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है, तो उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जब पानी के मॉलिक्यूल आएंगे तो वो ज़्यादा जगह में ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल उसके साथ जो है वो वीक बॉन्ड बना के उसको अपने सहारा दे के रखेंगे मॉलिक्यूल्स को, और वो उसके अंदर बड़े आसानी से हल भी हो जाएंगे। So more water molecules can surround a single sugar molecule, causing it to dissolve in larger amounts। तो चीनी जो है इस वजह से पानी में ज़्यादा हल होती है। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आखिर में पढ़ लेते हैं। मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइव्स। हमारा जो आम ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड से, याद रखें, बहुत कम पड़ता है। ज़्यादातर हम मिक्सचर से वास्ता पड़ता है हमारा। मिसाल के तौर पे एयर वी ब्रीद, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, द फूड्स वी जनरली कंज्यूम, जो खाना खाते हैं, फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, यूरिन है, हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये सब चीज़ें क्या हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में, मिक्सचर्स की फॉर्म में, कोलाइड की फॉर्म में है। द सॉलिड्स लाइक स्टील जो हम इस फौलाद जिससे हमारे घर भी बने हुए हैं, छतें बनी हुई हैं, इसी तरह से स्टील की गेट हैं, खिड़कियां हैं, और ट्रांसपोर्ट में भी आप देखें पुल हैं, और इसी तरह से ब्रिजेज़ हैं, बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं,
और ट्रेन्स हैं, ये सब जो हैं ये स्टील इनमें इस्तेमाल होता है। तो ये भी मिक्सचर है। ये आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कितनी किस्म के स्टील होते हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं तो स्टील बनते हैं। और ऑल आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो कुछ जो है इनमें से होमोजीनियस होते हैं, कुछ हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है जी, आज हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन पढ़ा था पहले, और अब हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कल देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो सॉल्यूट हल होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या सब पर एक जैसा इफ़ेक्ट होता है या डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूट होते हैं। तो वो उस पर बहस करेंगे कल के टॉपिक पे। उम्मीद है कि आप कल के टॉपिक का इंतज़ार करेंगे, और जो हमने पढ़ लिए हैं उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका, आपके सवाल का, आपकी कोई भी बात है तो उसका जवाब भी दूँ, ताकि अगर हम डिस्कशन उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं मज़ीद। तो ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। जितना आप उसमें दिलचस्पी लेंगे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग मज़ीद से मज़ीद निकलती चली जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।